प्लीज़। लेक्चर 67 जी। हम लोगों ने बात पढ़ी थी एक पेमेंट इन ड्यू कोर्स की, आज बस उसी पे बात पढ़नी है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या थी कि एक पार्टी ने विद ड्यू केयर विदाउट एनी नेग्लिजेंस, ठीक है, उसने एक पेमेंट कर दी हो, तो हमने कहते थे यार ये बेचारा इनोसेंट है, इसने पूरी प्रॉपर नेग्लिजेंस प्रॉपर ड्यू केयर इस्तेमाल कर लिया, नाउ इट्स ओवर, उसकी गलती नहीं है। इसी तरह की बात आज हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर या चेक के हवाले से ज़रा समझेंगे। ये देखो हमारे चेक में, प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे चेक के अंदर एक था पेइंग बैंकर और एक था कलेक्टिंग बैंकर। बेटा देखो कल वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सपोज, ताकि उसी से लेकर आगे चले जाते हैं। सपोज ये चेक था, मैंने उमर को, अच्छा आज उमर नहीं आया तो उमर को दे देते हैं, आज उमर नहीं आया हुआ, से 20,000 का चेक है, पे टू उमर, ये सिग्नेचर कर दिए मैंने, और आज डेट है जी सपोज कौन सी 6 जुलाई जी। मेरा जो चेक है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, इसका मतलब है मेरा पेइंग बैंकर कौन है जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पेइंग बैंकर। और दूसरी साइड पे जो चेक दिया मैंने उमर को, उमर के क्रेडेंशियल ये हैं कि उमर का अकाउंट है मिजान बैंक के अंदर, तो मिजान बैंक क्या हुआ बेटे, कलेक्टिंग बैंकर। यहां से इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने क्या करना है, आपके अकाउंट को लेस कर देना है, या क्या कहूं डेबिट कर देना है। और ये जब पैसे ट्रांसफर हो जाने हैं उमर के अकाउंट में, तो उमर के अकाउंट में क्या हो जाने हैं, प्लस यानी क्रेडिट हो जाने हैं। ऐसा ही है जी। अब देखो जरा गौर करो, ये पेमेंट जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड से की जा रही है तो इनफैक्ट दो बैंक से इन्वॉल्व हैं। अक्सर में ये पेमेंट कौन किसको कर रहा है, पेइंग बैंकर पेमेंट कर रहा है कलेक्टिंग बैंकर को। अब इसको मजीद वेरीफाई करता हूं, मैं कहता हूं पेइंग बैंकर अपने कस्टमर के बिहाफ पे, यानी सलमान के बिहाफ पे ये पेमेंट कर रहा है 20,000 की, और कलेक्टिंग बैंकर अपने कस्टमर के बिहाफ पे ये पेमेंट को रिसीव कर रहा है और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। इसका मतलब दोनों बैंक्स कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके दरमियान एक हाउस आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस ये एसबीपी का फंक्शन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अपनी सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट कैसी बेटा, देखो मिजान बैंक किसको पेमेंट कर रहा है, अपने कस्टमर को, किसके बिहाफ पे, जो रिपीट सुनो दोबारा, मिजान बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट में ये पैसे जमा कर देगा, राइट, ऐसा ही है, लेकिन किसके बिहाफ पे, पेइंग बैंकर के बिहाफ पे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ये पैसे देने थे, ठीक है। इसका मतलब है मिजान बैंक दो तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक तो अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे तो जमा कर ही रहा है, लेकिन वो पैसे पीछे से कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो जहां पे स्टैंडर्ड मिजान बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहा है, तो सेम लाइकवाइज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी तो कई मिजान बैंक के कस्टमर्स को या चेक्स को एंटरटेन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। दिन में आज आप किसी भी एटीएम पे जाके पैसे निकाल सकते हो एटीएम मशीन से, बेशक एक्स्ट्रा वो 23 रुपये अब इंक्रीज हो गए या 24 रुपये हो गए जो भी है, लेकिन किसी भी एटीएम से पैसे निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड लेके जाते हो, मिजान बैंक की एटीएम से पैसे निकाल लेते हो, मिजान बैंक का लेके जाते हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हबीब बैंक, किसी की भी एटीएम से पैसे निकाल लेते हो। रीजन, इसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड चार्ट, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक मिजान बैंक की एटीएम पे ले जाऊं तो मुझे मिजान बैंक एंटरटेन कर रहा है, हालांकि मैं मिजान बैंक का कस्टमर नहीं हूं। मैं किसका कस्टमर हूं, मुझे पेमेंट किसने करनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, लेकिन मिजान बैंक करी जा रहा है पेमेंट। दिन में पता नहीं कितने लोग जाते होंगे इस तरह। फिर इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में भी तो ऐसे लोग होंगे जिनको, जो वो दूसरे बैंक के कस्टमर को मेंटेन कर रहा होगा, जो एटीएम करीब पड़ती है हम उधर से जाके पैसे ले लेते हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि इन बैंक्स का आपस में भी एक रिलेशनशिप चलता है। कुछ पैसे इन्होंने देने होते होंगे दिन के आखिर में और कुछ इन्होंने देने होते होंगे। यानी मैं अगर इन दो बैंकों की बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिन में कुछ कस्टमर ये एंटरटेन करता है मिजान बैंक के, और कुछ कस्टमर मिजान बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मेंटेन करता है। तो मैं यूं कह सकता हूं फिर कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कुछ पैसे देने हैं मिजान बैंक के और कुछ पैसे मिजान बैंक ने देने होते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। तो इस क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, क्लियरिंग हाउस में कुछ इस तरह होता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहता है मैंने आपके देने हैं आज के दिन के 10 मिलियन, ठीक है, हाँ, नेटिंग ऑफ, और मिजान बैंक कहता है मैंने आपके कस्टमर एंटरटेन किए हैं 7 मिलियन के, तो ऐसा करें नेट करके आप मुझे 3 मिलियन और दे दें,
या मुझसे 3 मिलियन ले लें, जो भी है, लेन देन ऐसे किया जाता है। नेट कर लो, मैंने जितने आपके देने हैं, जितने आपने मेरे देने हैं, नेट कर लेते हैं, बाकी मैं आपको दे देता हूं, जो भी पेएबल या रिसीवेबल निकलता है। इसे कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। ये जो आपका चेक, अगर आप कभी किसी और कंपनी, किसी और बैंक का चेक जमा कराओ तो 2 दिन लेता है प्रोसेस में, 2 दिन बाद पैसे मिलते हैं आपको अकाउंट में। ऐसा हुआ कभी आप लोगों के साथ? कभी किसी ने किसी को चेक मिला हो, किसी को दूसरे में? नहीं, 2 दिन लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक का चेक उमर को दे दूंगा ना, तो उमर के अकाउंट में 2 दिन के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 डेज, उनके पैसे रिसीव होंगे। क्यों? इस दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। और 2 बजे का टाइम होता है यूजुअली, 2 बजे तक क्लियरिंग प्रोसेस में चले जाती हैं चीज़ें। समझाना ये चाह रहा हूं कि ये क्लियरिंग प्रोसेस का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो सेटलमेंट हो जाती है बैंक्स की आपस में। पेइंग बैंकर की कलेक्टिंग बैंकर के साथ सेटलमेंट हो जाती है। इसका मतलब ये चेक पेइंग बैंकर भी इंश्योर कर रहा है और कलेक्टिंग बैंकर उसके बिहाफ पे पेमेंट भी कर रहा है। अब हम बस ये देखने लगे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि अगर कलेक्टिंग बैंकर के पास चेक आया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, यही वाला, उसने क्या देखेगा? अब मुझे बताओ, कलेक्टिंग बैंकर मिजान बैंक, कौन कस्टमर है इसका? उमर। तो वो वेरीफाई कर सकता है उमर के सिग्नेचर, उमर का नेम, उमर का अकाउंट, मैक्सिमम यही बातें देख लेगा। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं हुई, कहीं ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई, ऑल्ट्रेशन हुई है तो साइन हुई है, यही चीज़ें चेक करेगा ना। इसके अलावा क्या चेक करेगा? ये इंश्योर करके, क्या वो ये इंश्योर कर सकता है सलमान को? नो, सलमान तो उसका अकाउंट होल्डर ही नहीं है। तो उसकी तरफ से, इसकी तरफ से ड्यू केयर क्या हुई? यही मैक्सिमम चीज़ें जो उसने कर ली। और अगर इसने इसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, ड्यू केयर इस्तेमाल करके इसने पेमेंट कर दी, तो मतलब बैंक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, फ्री हो गया। बात समझ आई है? तो ज़रा और पढ़ते हैं, अब ज़रा आप इस चीज़ों को समझते हैं। पेमेंट ऑफ अ चेक क्रॉस्ड मोर देन वंस, पहले तो ये ज़रा पढ़ते हैं जी। अगर मैं कहूँ एक चेक हमने पढ़ा था कल, ये कौन सी क्रॉसिंग थी? अगर यहां लिखा हो मिजान बैंक, स्पेशल क्रॉसिंग। इसके साथ ही अगर यहां पे एक और बैंक लिखा हो हबीब बैंक, 2 बैंक क्रॉसिंग हुए हो, तो भाई गलत है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट गलत है। क्रॉसिंग हमेशा सिर्फ एक बैंक के नाम की होनी है। स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ एक बैंक के नाम की हो सकती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप एक कलेक्टिंग बैंकर स्पेसिफाई कर सकते हो, 2 नहीं करो, इनवैलिड हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। और पेइंग बैंकर क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, जरा पढ़ते हैं अब, जरा प्लीज आओ। 3.1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Payment of check crossed specially more than once. Where the check is crossed specially to more than one banker. जी, मोर देन वन बैंकर को अगर क्रॉस कर दिया, बेटा अगली एक्सेप्शन वाली लाइन छोड़ के आगे पढ़ो। The banker to whom it is drawn shall refuse payment thereof. जी, the banker to whom it is drawn shall refuse payment thereof। तो जिस पे भी ड्रॉ किया जाएगा वो क्या कर देगा? रिफ्यूज कर देगा, डिसऑनर कर देगा। इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट वाली जो बात लिखी है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के अगेंस्ट क्रॉसिंग कर सकता है, डबल क्रॉसिंग। वो हमने पीछे से छोड़ा है, हमने पढ़ा नहीं मेरा तो यार बताओ तो सही, आप लोग कैसे जालिम बंदे हो। नहीं, हमने डिफरेंस नहीं पढ़ा ना, टेबल बताना तो था यार। मैं तो चलो अब ये पहले कंप्लीट कर लो, अब पहले ये वाली बात। एग्जाम्पल 8 और 9 जरा कंप्लीट कर लो। 8 और 9 जरा देखो। 8 देखो पहले, 8 समझ आती है, 9 अभी समझ नहीं आएगी। 9 एजेंसी आपको समझ आने पड़ेगी पहले, मुझे एकदम याद है। 8 क्लियर है? 9 से पहले आप पहले पीछे वाला टेबल देखें। आज जरा मेरे साथ पीछे टेबल पे, ताकि पीछे वाला टेबल तो खत्म हो। हम जरा आते हैं चेक की क्रॉसिंग के ऊपर, केस के ऊपर आ रहे हैं डायरेक्टली। कहते हैं चेक में बी क्रॉस्ड, पेज नंबर है 249। चेक में बी क्रॉस्ड आफ्टर इट्स इशुएंस इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, वेयर द चेक इज अनक्रॉस्ड, क्रॉसिंग नहीं है चेक की, तो क्या करूं? क्रॉसिंग कर सकता हूं। आगे जरा देखो फिर, राइट टू क्रॉस, द होल्डर में क्रॉस इट, चाहे वो उसे जर्नली क्रॉस करे या स्पेशली क्रॉस करे। अच्छा, वेयर अ चेक इज क्रॉस जर्नली, जर्नल क्रॉसिंग क्या होती है? ये खाली, तो क्या मैं इसको स्पेशल क्रॉसिंग बना सकता हूं? कैसे? अंदर कलेक्टिंग बैंकर का नाम लिख दूं। आगे जरा पढ़ो, द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली बाय एडिंग द नेम ऑफ द बैंकर। ये बात भी समझ आ गई। तीसरी बात पे आओ, अगर चेक क्रॉस हो जर्नली या स्पेशली, या जर्नली या स्पेसिफिकली, हमने यहां पे लिखा हुआ है मिजान बैंक, दोनों कहता है जर्नली या स्पेसिफिकली। तो कहता है आगे देखो,
क्या मैं इसके ऊपर नॉट निगोशिएबल की स्टैंप नहीं लगा सकता? तो जरा देखो क्या लिखा हुआ है, द होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट निगोशिएबल। क्लियर हो रही है बात की? ये ऑल्ट्रेशन है, ये परमिसिबल ऑल्ट्रेशन है जिनकी गुंजाइश मौजूद है। इज दैट क्लियर? अगली बात, वेयर द चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली क्रॉसिंग है। लें जी, ये अब ये बात समझानी थी जो आगे एग्जांपल 9 में भी समझ आएगी। मिजान बैंक के नाम की क्रॉसिंग हुई है, ये स्पेशल क्रॉसिंग है, क्या इस पे फर्दर क्रॉसिंग की जा सकती है? लॉ एक बात समझाता है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे क्रॉसिंग कर सकती है। एक क्रॉस चेक, एक स्पेशल क्रॉसिंग दोबारा क्रॉसिंग की जा सकती है। क्या कि मिजान बैंक अपने एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के नाम की क्रॉसिंग कर दे, लेकिन ये इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये बिटवीन ब्रांचेस ट्रांजैक्शन है, ये इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक क्रॉसिंग को दोबारा क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग को क्या दोबारा क्रॉस किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, सिर्फ उस सूरत में जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ अपनी सेटलमेंट करना चाहेगी तो वो इस तरह के चेक्स का इस्तेमाल कर सकती है। मेरी बात समझ आई है कि मैं ये कहूँ गुलबर्ग की ब्रांच गार्डन टाउन की ब्रांच के साथ अपनी सेटलमेंट करना चाहती है तो वो दोबारा गार्डन टाउन के नाम पे इसकी क्रॉसिंग कर सकती है। हाँ, उसी बैंक की ब्रांच, उसका एजेंट मिजान बैंक का एजेंट कौन होगा? मिजान बैंक की ब्रांचेस। एक और क्रॉसिंग की जा सकती है। जरा पढ़ते हैं आगे, द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस, ठीक है, मेक अगेन क्रॉस इट स्पेशली, दोबारा इसे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है टू अनदर बैंकर हिज एजेंट। उसने लिखा आगे एजेंसी रिलेशन फॉर, हाँ, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के अगेंस्ट इसे दोबारा क्रॉसिंग कर सकती है। सपोज मैं कहूं ये क्रॉसिंग हुई है मिजान बैंक गुलबर्ग, ठीक है, वो चाहे तो इसे दोबारा क्रॉसिंग कर सकता है मिजान बैंक गार्डन टाउन। ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन हो सकता है, इजाजत मौजूद मिजान के दरमियान होगी, उसके एजेंट्स के दरमियान। जी दूसरे ब्रांच की, हाँ, कलेक्टिंग बैंक कर रहा है अपने। देखो, राइट टू रिसीव किसका है अंडर द इंस्ट्रूमेंट? अमाउंट रिसीव करने ना, वो तो हमने कहा ये तो बेचारे उसके नमूने हैं ना, एजेंट्स हैं, उसके कस्टमर्स हैं। एक पेइंग बैंकर कलेक्टिंग बैंकर को पे कर रहा है। राइट टू रिसीव द अमाउंट किसका राइट है? कलेक्टिंग बैंकर का। तो अपना राइट आगे किसी और को दे रहा है तो ये काम सिर्फ कलेक्टिंग बैंकर कर सकता है। मैंने कहा यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है इतनी चीज़, ये कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सेटलमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है फिर आपस में, इसलिए ये काम बैंक आपस में नहीं करते। लेकिन एक राइट मौजूद है, एक ऑप्शन मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो ज़रा प्लीज़ ये बात समझ आ गई? तो ज़रा एग्जाम्पल 9 भी फिर एक दफ़ा देखें, समझ आ जाएगी। अब वो जो मैंने ऊपर लिखा होता है ना लाइन, एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस एन एजेंट फॉर कलेक्शन। अगली लाइन आ जाए प्लीज़, पेज नंबर 251। पहली लाइन में जो मैंने एक्सेप्शन छुड़वाई है ऊपर, जब मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, क्या लिखा हुआ था? वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस्ड फॉर टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन, यानी इस सूरत में अलाउड है। जी अब पढ़े एग्जांपल 9। लेकिन वो देखो आगे मेंशन कर रहा होगा कि वो उसका एजेंट है। देखो 9 एग्जांपल देखो जी, अब 9 है कि 10 है, कौन सी है? 9 है। 9 एग्जांपल देखो। एजेंट से मुराद है जिस तरह मिजान बैंक की कोई भी ब्रांच उसका एजेंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं मिजान बैंक गुलबर्ग में लेकर गया हूं, उसके आगे से जो है वो कलेक्टिंग बैंकर ने उसको रिसीव किया है, हाँ, तो मुझे तो उसने पेमेंट कर दिया, बाद में वो उसका दूसरे वो आपस में सेटलमेंट करना, हाँ बिल्कुल, वो क्लियरिंग के लिए सेटलमेंट किसी और को भेज देता है, साबित करना चाह रहे हैं कि ये उसके पास है। हाँ, वो कहता है यार ये मेरा राइट है, तू एक्सरसाइज कर ले, ये वो बात हो गई है। हाँ, क्लियरिंग के लिए ये मेरा राइट है, तू एक्सरसाइज कर ले। जी क्लियर यहाँ तक? मेरा ख्याल है यार हम यहीं पे एक मीटिंग क्लोज कर लेते हैं क्लास, क्योंकि मुझे नीचे एक मीटिंग अटेंड करनी है 12 बजे, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जो आपको क्रिएट होनी पड़ी। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए एंड एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को जी। है नहीं, अब नहीं अपलोड, खुद ही है, आप लोगों ने अपलोड नहीं करना।